बच्चों, so here we are with the one short video of the chapter वर्क एंड एनर्जी। सो 9th क्लास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मैंने इस वीडियो में 2 घंटे से कम के अंदर आपको पूरा चैप्टर करवाया है, जिसके अंदर डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस सब मैंने इसमें कवर करे हैं। सो बहुत बार बच्चों ने मुझे ये बात बताई है कि मैम हम यूट्यूब पे कोई वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसके अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन क्वेश्चंस ही नहीं होते। सो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है लेकिन जब पेपर आता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन बेस्ड वीडियो होती है तो हमें कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से नहीं आते हैं। सो व्हाट आई हैव डन इज, जो मेरी अप्रोच रहती है फिजिक्स पढ़ाने की, कि जो भी कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, बिकॉज इस चैप्टर में अच्छी बात यह है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ से इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व कर सकते हो और फिजिक्स को समझने के लिए उससे अच्छा तरीका तो कोई होता नहीं है। दूसरी चीज, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वी हैव कवर्ड इट ऑल इन लेस देन 2 आवर्स। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कॉपी लेकर बैठना है, एक पेन लेकर बैठना है और लगे रहना है, इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखना है और जो मैं बोलती जा रही हूँ, जो मैं लिखवाती जा रही हूँ, आप उसके स्नैपशॉट्स लो, आप उसको साथ साथ नोट डाउन करो एंड ट्रस्ट मी, इन दीज 2 आवर्स यू विल बी एबल टू कंप्लीट वन होल चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स विच इज वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक वर्क। हमारे चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। सो हम 3 मेजर चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वर्क, एनर्जी एंड देन पावर। ठीक है, सो सबसे पहले वर्क से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप मुझे एक बात बताओ, हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वर्क एक ऐसा वर्ड है जो हम यूज करते आ रहे हैं। हम वर्क कैसे बोलते हैं कि जैसे कि किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम आज मैंने बहुत सारा लर्निंग वर्क करा है, या फिर कोई बच्चा मैथ्स करके आता है, बहुत सारी प्रैक्टिस, 3-4 चैप्टर एक ही दिन में निपटा देता है, तो वो बोलता है कि आज मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस वर्क करा है। इन बोथ द केसेस क्या स्टूडेंट ने वर्क करा है? जो हम डे टू डे में बोलते हैं बिल्कुल वर्क करा है, भैया इतना काम करा तो है उसने, लेकिन क्या फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसने वर्क करा है? नहीं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसने वर्क नहीं किया है, बिकॉज वर्क करने की 2 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है वर्क करने के लिए फोर्स लगना जरूरी है। सो जब बच्चा बैठकर एसएसटी, साइंस, कुछ भी टॉपिक लर्न कर रहा था तो उसने अपना ब्रेन का यूज तो बहुत सारा किया, लेकिन उसने कोई भी ना फोर्स लगाया, ना वो अपनी जगह से हिला, ना डिस्प्लेस हुआ। सो उसने कोई भी वर्क नहीं किया। इवन आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हो तो बहुत लिटिल डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, बहुत लिटिल सा फोर्स लगाया होगा आपने पेन के थ्रू। सो कोई कॉन्क्रीट अमाउंट ऑफ वर्क आपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं किया। ठीक है, सो वर्क करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि फोर्स लगना जरूरी है। दूसरी कंडीशन होती है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होना जरूरी है। यानी कि अगर मैं एक पत्थर लेकर खड़ी रहती हूँ और आधे घंटे तक उस पत्थर को लेकर खड़ी रहती हूँ तो मैंने उस पत्थर को हिलाया नहीं है। सो इसका मतलब क्या, मैंने वर्क करा? मैं थक गई, मैं बहुत थक गई, आई अग्री, बट हैव आई डन एनी वर्क ऑन इट? नो, आई हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन इट, क्योंकि वर्क करने के लिए उस पत्थर का अपनी जगह से डिस्प्लेस होना जरूरी था एंड बिकॉज नो डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस, हम क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने वर्क नहीं किया। ठीक है, सो वर्क करने की 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि फोर्स लगना चाहिए उस ऑब्जेक्ट पे, दूसरा वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होना चाहिए। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द डेफिनेशन एंड हेंस द फॉर्मूला ऑफ वर्क, जो इसी से रिलेटेड है कि वर्क की डेफिनेशन क्या होगी, कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स with the distance moved by the object in the direction of force। यानी सिंपल भाषा में बोले तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 2 ही कंडीशन थी ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। यानी कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप दिस इज इजी, ये तो हम लर्न कर ही सकते हैं। अब मुझे एक बात बताएंगे, आपको याद होगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, बट व्हेन वी मल्टीप्लाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास वर्क आता है तो वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्लीज इस बात को अच्छे से लर्न कर लेना, डेफिनेटली अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। एंड हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि भैया हमने 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करा तो आंसर वेक्टर क्यों नहीं आया? आंसर वेक्टर क्यों नहीं आया?
ये हम आगे 11th-12th में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है दैट वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनफैक्ट एक और बात है कि हमने बड़ी कन्वीनियंटली यहाँ पर लिख दिया, कि भैया वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, बट क्या आगे जाके हम जब 11th में हम सेम चैप्टर पढ़ते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर की फॉर्म में, तो तब हम वर्क का फॉर्मूला खाली F इंटू एस नहीं करेंगे, नॉट दैट कि हमने गलत पढ़ा है, हम तब बोलेंगे F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। हेयर कॉस थीटा इज फॉर डिटरमाइनिंग द एंगल, कि कितने एंगल पे फोर्स लग रहा है, बट बिकॉज अभी हमें दिस इज ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास में आती है, बिकॉज हमें ये वाला पार्ट अभी नहीं आता, सो फॉर द सेक ऑफ आर इजियर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम अच्छे से समझ पाए, हम अभी के लिए वर्क का फॉर्मूला सिर्फ क्या लेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप दिस इज इजी। अभी तक हमने सिर्फ दो ही बातें पढ़ी हैं कि वर्क के लिए दो चीजें नेसेसरी होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वर्क आ जाता है। एंड दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन, समझते हैं कि किस किस फॉर्म में पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन, एंड फिजिक्स में किसी भी चीज के अंदर ये चीज तो आपसे पूछी ही जा सकती है, जैसे ही फिजिक्स में कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आपको डिफाइन करी जाती है, तो हमेशा उसकी 1 यूनिट को डिफाइन करना भी हमें ऑटोमेटिकली आना चाहिए। जैसे कि आई डोंट नो इफ आप लोगों ने अच्छे से किया या नहीं किया, जब हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करा था, जिसमें हमने फोर्स की डेफिनेशन करी थी F इज इक्वल टू ma। ठीक है, सो अगर आपको याद हो तो फोर्स की यूनिट होती थी 1 न्यूटन। तो अगर आपसे पूछा जाता था डिफाइन 1 न्यूटन, तो आप क्या लिखते थे कि भैया फोर्स m इंटू ए के इक्वल है, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए है। हेयर m स्टैंड्स फॉर मास, मास की यूनिट क्या होती है, kg। तो अगर 1 kg का मास हो, a फॉर एक्सेलरेशन, और उसके ऊपर कितनी एक्सेलरेशन लगाई जाए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर 1 kg के मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आए, तो इसका मतलब उसके ऊपर कितने का फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वैसे ही सिमिलर अप्रोच से हम वर्क का यूनिट निकाल सकते हैं। देखेंगे बच्चे, वर्क का फॉर्मूला है F इंटू एस। ठीक है, अच्छा वर्क की यूनिट क्या होती है, जैसे फोर्स की यूनिट पता था हमें न्यूटन होती है, ऐसे वर्क की यूनिट होती है जूल्स। तो व्हाट इज 1 जूल, वर्क 1 जूल कब होगा, जब फोर्स कितना न्यूटन लगेगा, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर्स होगी, 1 मीटर। सो डिफाइन 1 जूल, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of force। जब 1 न्यूटन का फोर्स उसको 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट दे देता है, तो उसके ऊपर कितना वर्क करा जाता है, 1 जूल का वर्क करा जाता है। तो W is equal to F into S। Here F is taken as 1 Newton, S is taken as 1 meter, then the work done by the force will be 1 न्यूटन इंटू मीटर और 1 जूल। अब बच्चे एक और फॉर्म जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज इस बात को समझेंगे। आपसे ना काफी बार ना एमसीक्यू में ना बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जूल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे उन्होंने दे दिया 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, 1 न्यूटन मीटर की पावर -1, या फिर 1 kg मीटर पर सेकेंड। सो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि 1 जूल, जूल किसकी यूनिट है, वर्क की। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। हेयर F की यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, तो वर्क की यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर। सो द आंसर विल बी न्यूटन इंटू मीटर। नॉट जस्ट 1 जूल, बट अगर आपने कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी पढ़ी है, जैसे कि अभी तक हमने मोमेंटम पढ़ा है, न्यूटन के लिए फोर्स पढ़ा है, अब हमने 1 जूल पढ़ा है, तो सबकी यूनिट्स का बाइफर्केशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
हमें फोर्स दिया हुआ है 7 न्यूटन, द डिस्प्लेसमेंट S दिया हुआ है 8 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन? सिंपल सी बात है, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी 7 इंटू 8 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर 8 इंटू 7 56 न्यूटन इंटू मीटर जूल्स। ठीक है, सो सिंपली द वर्क डन इज 56 जूल्स। A porter lifts a luggage of 15 kg, यानी एक लगेज है जिसका मास है 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड, उसने ग्राउंड से उसको उठाया एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, अपने सर पर रखा और कितना ऊपर लेकर गया, वो कितना डिस्प्लेस करवाया उसने 1.5 मीटर्स। व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज? अब वर्क डन अभी हमने पढ़ा, हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है बच्चे, हमने पढ़ा है कि वर्क डन होता है F इंटू एस। ठीक है, हेयर, बट हेयर वी डोंट हैव F, हमारे पास F गिवन नहीं है, हमें फोर्स गिवन नहीं है, लेकिन हिंट है हमारे पास, बिकॉज दे आर अज्यूमिंग दिस चैप्टर कम्स आफ्टर मोशन, force and law of motion, gravitation and then comes work and energy. So gravitation chapter में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी चीज को वर्टिकली ऊपर लेकर आते हैं तो हम उसे हमेशा किसके अगेंस्ट लेकर आते हैं? अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो यहाँ पर F को हम फर्दर ब्रेक करेंगे। F का फॉर्मूला आपको याद था, अभी हमने पीछे भी लिखा है, F इज इक्वल टू ma, है ना, और A की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे? G यानी कि ग्रेविटी, और हमें ग्रेविटी लेट्स से कि ग्रेविटी के इजी अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए लेट्स टेक ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, हमें वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला हमने एक ही पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ बस हमें फोर्स के अंदर फोर्स का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, और यहाँ पर a की जगह हम क्या लेंगे? m इंटू जी, और g की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती थी, फॉर आवर कैलकुलेशन वी आर टेकिंग इट टू बी 10। आपके पेपर में या तो मेंशन्ड होगा कि आपको क्या लेनी है, वरना आपको आपकी टीचर, स्कूल की टीचर बता देगी कि आपको 9.8 लेनी है या 10 लेनी है। काफी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 10 ले लेते हैं, वरना इट हैज टू बी टेकन एज 9.8। आ जाते हैं बच्चे, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, F की जगह डाल दिया m इंटू जी। ठीक है, बस फोर्स का फॉर्मूला डालना था, बाकी तो वैल्यूज ही पुट करनी है। m की जगह m की वैल्यू पुट कर दो 15 kg, g की जगह g की वैल्यू पुट कर दो 10 इंटू s, डिस्टेंस की जगह 1.5 मीटर्स। सो दिस विल कम आउट टू बी 15 इंटू 15 225 न्यूटन इंटू मीटर। आंसर क्या है? निकाल क्या रहे हैं हम? वर्क निकाल रहे हैं, सो आंसर विल बी इन जूल्स। Hence, the work done is 225 joules. ठीक है बच्चे, अगेन आई हैव कवर्ड ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके वर्क रिलेटेड आ सकते हैं आपके पेपर में। हमने सबसे पहले वर्क की कंडीशंस पढ़ी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हेंस उसका फॉर्मूला पढ़ा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। 1 जूल को डिफाइन करा, विच इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, एंड हेंस हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन करा, एंड एक क्वेश्चन करा जिसमें हमने फर्दर फोर्स को क्या डाला? m इंटू जी, क्योंकि m इंटू ए होता है, लेकिन एक्सेलरेशन को हमने ग्रेविटी क्यों लिया? बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। आ जाओ, इसको पहले अच्छे से समझते हैं। देखो, वर्क के लिए हमारे पास दो चीजें थी, एक था फोर्स और एक था डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये देखते हैं कि क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है, क्या उस एंगल की वजह से वर्क में कोई चेंज आता है? बिल्कुल वर्क में चेंज आता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वर्क का फॉर्मूला खाली F इंटू एस नहीं होता, वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा एक ऐसी क्वांटिटी है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स सपोज दिस इज माय फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। ठीक है, सो ये जितना भी एंगल होता है, इसकी कॉस थीटा की कुछ वैल्यू होती है, और वो भी हमें वर्क के फॉर्मूले में पुट करनी होती है। बट बिकॉज हम वो कॉस थीटा वाला पार्ट तो नहीं कर रहे हैं अभी,
बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि cos थीटा की अलग अलग पॉइंट पे क्या वैल्यू होती है, तो हम सिर्फ 3 मेजर जगहों पर वर्क को पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे जब वर्क पॉजिटिव होता है, वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है, वर्क डन इज नेगेटिव एंड वर्क डन इज 0। मतलब पॉजिटिव मतलब यानी कि ये 3 सिचुएशंस में बिना एंगल फाइंड आउट करे हम अगर सिंपली वर्क का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगर हम वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। सो एंगल के बेसिस पे वर्क का वैल्यू डिफर करती है। तो हम 3 मेजर एंगल्स पढ़ेंगे। हम सबसे पहले एक सिंपल सी बात पढ़ते हैं कि भैया एक ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, यानी कि मैंने उसको इस डायरेक्शन में धक्का दिया एंड उसकी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। यानी कि अगर एक लाइन इसी डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी लाइन इसी डायरेक्शन में जा रही है तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल तो फॉर्म ही नहीं हो रहा। और जब कोई एंगल फॉर्म नहीं होता तो एंगल कितना होता है, द एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 0 डिग्री। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, देन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है, देन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट सिचुएशन में हम कहते हैं कि अगर फिर से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक बच्चा इस डायरेक्शन में भाग रहा है और मैं उसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करती हूं, लेकिन वो फिर भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रही थी और मैं उसको पीछे की तरफ खींच रही थी, फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रही थी। तो अगर हम वर्क की कंडीशन याद करें तो वर्क की कंडीशन के हिसाब से क्या वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, क्या उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया, भैया मैंने खींचा उसको, फोर्स मैंने लगाया, बट आपको नहीं लगता कि मेरे फोर्स से कुछ फायदा तो हो नहीं पाया, वो तो ऑब्जेक्ट अपना चला गया ना। यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एकदम ऑपोजिट एंगल पे होते हैं, यानी बिल्कुल कितना एंगल बना लेते हैं, 180 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, then we have to say if the angle between force and displacement is 180 degree then the work done is negative, ठीक है। लास्ट आता है आपका जीरो वर्क डन। थ्योरेटिकली हमने जीरो वर्क डन समझा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ही नहीं लगाया जा रहा है या डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है, तो द वर्क डन विल बी 0। बट एक और सिनेरियो होता है, अगेन क्योंकि अब हम एंगल की टर्म्स में पढ़ रहे हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर एंगल होता है जिसपे वर्क डन 0 होता है। हाँ जी, एक एंगल होता है 90 डिग्री। अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, देन द वर्क डन इज सेड टू बी 0। आपको क्या बोलना पड़ेगा कि उसका वर्क डन क्या है, 0। इज इट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है हमें? ठीक है, आ जाओ बच्चे इसकी समरी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इफ पॉसिबल आई वुड सजेस्ट आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क डन जो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने वो सब उस टेबल में दिया है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन अब हमें समझ में आना चाहिए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, यानी उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो हम क्या कह सकते हैं कि देन द ऑब्जेक्ट इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। सेकेंड, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी उनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, देन वील से इट इज डूइंग नेगेटिव वर्क। लास्ट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, देन वी से इट इज डूइंग 0 वर्क। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं और ये फिगर है, बहुत इजीली देखो। फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है फिगर। ठीक है, इसमें देखो फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। इस केस में फोर्स मैं खींच उसको ऊपर की तरफ रही थी, लेकिन ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जा रहा है। फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा रही थी, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट ये हो रही है, यानी एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री।
तो द वर्क डन इज 0. ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स हैं कि अगर मेरे पास एक टॉय कार है और मैं उसको ऐसे ग्राउंड पे अपनी तरफ पुल कर रही हूं, मैं अपनी तरफ फोर्स लगा के खींच रही हूं और कार भी मेरी तरफ ही आ रही है, देन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव. नेक्स्ट है, अगर एक मैं रिटार्डिंग फोर्स लगा रही हूँ, यानी मैं तो ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, फोर्सफुली उसको पीछे लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए जा रहा है, देन दैट विल बी नेगेटिव फोर्स. एंड द लास्ट इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट. प्लीज ये बात अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आपको प्लीज ये बात पता होनी चाहिए, आपको ये बात प्लीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो जैसे सपोज करो एक सैटेलाइट की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज ये सैटेलाइट है, टॉफी जैसे दिख रही है बट सैटेलाइट है, और ये ऐसे सर्कल में घूम रही है. ठीक है, और यहाँ पे बीच में हमारी अर्थ है. ठीक है, तो जब भी एक सैटेलाइट अर्थ के आसपास गोल गोल घूमती है, तो वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, एंड दैट डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट. और टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री पे बनता है. ठीक है, सो हर पॉइंट पे वो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, हर पॉइंट पे वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है. तो आप अब ये बात आपको मोशन चैप्टर से पता होनी चाहिए कि सर्कुलर पाथ पे घूमना मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करना, एंड डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट, जो कि कितना एंगल बनाता है, दैट मेक्स 90 डिग्री का एंगल. और अभी हमने पढ़ा है ना, अगर एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो हमें वर्क डन क्या बोलना पड़ेगा, 0. इसीलिए अगर हमसे पूछा जाए कि भैया ग्रेविटी एक सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रही है ना, ठीक है, लेकिन सैटेलाइट तो फिर भी सर्कुलर पाथ पे मूव करे जा रही है, तो ग्रेविटी ने उस पर कितना वर्क करा, ग्रेविटी ने उस पर 0 वर्क करा, क्योंकि ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, लेकिन वो हर पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया जा रही है अगेंस्ट द फोर्स. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बिकॉज 90 डिग्री का एंगल है, देन द वर्क डन इज सपोज टू बी 0. इनफैक्ट ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपका क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बच्चों को अननेसेसरली कंफ्यूज करने वाली चीजें. एक तो अभी हमने पढ़ा ही है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ. ग्रेविटी उस पर कितना काम कर रही है, ग्रेविटी, आपको ये चीज लिखनी है प्रॉपरली, बिकॉज इन सर्कुलर मोशन में हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. एंड अगर एंगल 90 डिग्री है तो हमें वर्क डन कितना लेना पड़ेगा, 0. सिमिलरली अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए. ये एक मास है 10 kg का, ए पॉइंट पे है ये. ठीक है, इट इज मूव टू अ पॉइंट बी, इसको किसी बी पॉइंट तक ले गए हम. इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी बी भी कहीं सेम लाइन पे ही लाई कर रहा है. व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर हम डिस्प्लेसमेंट बनाए तो ए से बी मतलब यहां से यहां पहुंचे. ठीक है, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, अग्रीड. और ग्रेविटी हमेशा उसको परपेंडिकुलरली नीचे खींचती है, तो ग्रेविटी तो उसको कहती है ना भैया तो यहां आ जा, ग्रेविटी तो उसको कहती नीचे आ जा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां चला गया, ए से बी, तो इन्होंने आपस में कौन सा एंगल बनाया, 90 डिग्री. फिर से यही आंसर है कि द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, सो द वर्क डन इज 0. ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पे. एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ. यानी एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे ग्राउंड से फेंका, ठीक है, उसने एक एंगल बनाया, कर्व्ड पाथ बनाया, और वो वापस ग्राउंड पर ही आकर गिर गया. यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मैंने उसको फेंका, वो फेंक कर मैंने यहां पहुंचा दिया, अब वो यहां पहुंच गया. द इनिशियल यानी ये पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. यानी फिर से डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ. What is the work done by the
ग्रेविटी। यहाँ पे भी पूछा गया था व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर लास्ट में भी पूछा गया था व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। सो आई होप यू नो कि अगर एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर यहां फेंका गया, चाहे उसने कोई भी पाथ फॉलो करा हो, चाहे पहले क्वेश्चन में मैंने उसको सीधा सीधा फेंका हो, चाहे दूसरे क्वेश्चन में उसने कर्व्ड पाथ फॉलो करा हो, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, सो द वर्क डन विल बी 0. I hope these 3 questions are clear to you, and with this we have completed our first topic, work. Next we'll move to the next topic, which is energy. एनर्जी के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनर्जी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, नाउ आई डोंट हैव एनी एनर्जी लेफ्ट, या फिर आई डोंट हैव द एनर्जी टू डू एनी मोर वर्क। सो हम काफी बार वर्क और एनर्जी को बहुत इजीली एसोसिएट कर देते हैं। सो फिजिक्स में भी क्या इनके बीच में एसोसिएशन है? बिल्कुल एसोसिएशन है। एनर्जी जो हम डेली लाइफ में भी बोलते हैं, इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर मेरे अंदर एनर्जी होगी तभी मैं वर्क करूंगी, तभी मैं फोर्स लगा पाऊंगी, तभी मैं ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा पाऊंगी। सिमिलरली आप उल्टा भी कह सकते हो कि जो हम वर्क करते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे टाइप ऑफ एनर्जी होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं चल रही हूं, अगर मैं मोशन में हूं, तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने वर्क करा और उसको खींच कर मैं ऊपर ले आई, तो इसके अंदर एक छुपी हुई एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर एक टॉय है जिसके स्प्रिंग को मैंने रोटेट करा, जो वो की वाले टॉय नहीं आते, तो उसके स्प्रिंग को मैंने रोटेट करा। रोटेट करने में मैंने क्या किया? वर्क किया। लेकिन जब मैं छोड़ देती हूँ तो वो अपने आप डांस करने लग जाता है, अपने आप मूव करने लग जाता है। यानी कि मेरा किया हुआ वर्क उसके अंदर चला गया होगा, उसके अंदर स्टोर हो गया होगा किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, और फिर उसने उससे आगे कोई और एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली मैं साइकिल चलाती हूँ तो मैं अपनी मसल्स की एनर्जी यूज करती हूँ। मेरी मसल्स की एनर्जी की वजह से मैं उसके पेडल को पीछे खींचती हूँ। अच्छा, आज जब मैं पेडल को पीछे खींचती हूँ तो मेरी बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है, लेकिन आगे जाने में मुझे एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, बिकॉज पीछे जाने में मैंने जितना वर्क किया था ना, वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो आगे जाते वक्त उसके अंदर खुद छुपी हुई एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से आगे जा पाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से हमारा वर्क एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या वाइस वर्सा। इसका मतलब वर्क और एनर्जी की यूनिट भी सेम होनी चाहिए थी। सो एनर्जी की यूनिट इज ऑल्सो 1 जूल। सो यूनिट ऑफ एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ वर्क एंड इट इज 1 जूल। सो 1 जूल क्या होगा? 1 जूल का वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि किलो जूल्स या जूल्स का कन्वर्जन अगर करना है, किलो किसी भी चीज के साथ लग जाए, आपको पता होता है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भैया हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। सो ये सब फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। ऑल्दो बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इसके अलावा भी बहुत फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, बट ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। हम इस बार 9th क्लास में सिर्फ 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी में भी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हम, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो ये बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि हम पूछा जाए इन द सेंस कि पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बट वी आर गोइंग टू स्टडी 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी thoroughly. First is kinetic energy and second is पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में भी कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बट हाँ, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर फॉर्म ऑफ एनर्जी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में। सो बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ कन्वर्जन होती हैं। हमें अभी से फोकस करना है इन 2 फॉर्म्स पे। काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करते हैं बच्चे चैप्टर। सो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन कहती है इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन।
यानी अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम क्या कहेंगे, उसके अंदर एक एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी पोजेस कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। सो आप कोई भी एग्जांपल ले लो जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन में है, अ मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील, स्पीडिंग स्टोन, तो ये सब ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, तो ये सब ऑब्जेक्ट्स एक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं और उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा अ फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट, इन सब में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्यों है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी मोशन में है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है यानी मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। और हमें पता है बच्चे कि मोशन को हम स्टडी कैसे करते हैं, सबसे बेसिक चीज स्पीड से। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा, एंड जो ऑब्जेक्ट कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। सो अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। अब बट बच्चे बेसिक तो हमारा यही कहता था ना कि जो हम वर्क करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं वही हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी कैसे क्रिएट हुई होगी, हमने एक ऑब्जेक्ट पे वर्क करा होगा और जितना मैंने उसमें वर्क करा होगा जिसकी वजह से वो चलने लग गया, मेरा किया हुआ वर्क उसके अंदर किस फॉर्म में चला गया होगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर एक पत्थर रखा हुआ है उसको मैं धक्का मारूं तो जितना मैं धक्का मारूंगी, धक्का मारने का मतलब मैंने उसके ऊपर वर्क करा, तो जितना मैं वर्क करूंगी वो उसके अंदर चला जाएगा क्योंकि वो मूव करने लग जाएगा, मोशन में आ जाएगा, तो वो किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी उसी फॉर्मूला से डिराइव होगा जो हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है, वर्क के फॉर्मूले से। वर्क का फॉर्मूला याद है, वर्क कहता है वर्क इक्वल्स टू F into S, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। उसको ये वेलोसिटी यानी मोशन में लाने के लिए जितना उस पर वर्क करा गया होगा वो वर्क ही किस में कन्वर्ट हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और इसी फॉर्मूले में हम F की वैल्यू कुछ अलग डालेंगे, S की वैल्यू कुछ अलग डालेंगे और उससे एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, और वो फॉर्मूला किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। सो ये सब आपको थोड़ी बातें लिखनी पड़ेंगी कि लेट्स सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जो एक u वेलोसिटी से चल रहा था और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई s, जब उसके ऊपर एक फोर्स लगा F, ठीक है। सो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू F इंटू S, और उस फोर्स की वजह से उसने अपनी वेलोसिटी u से क्या कर ली, v कर ली, और उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ गई a। तो बेसिकली हमने m, a, u, v, s ये सब अल्फाबेट्स यूज करना है तो हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपका थोड़ा प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट समझने में, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के। फॉर्मूला डिराइव हमारा कहां से हो रहा है, वर्क के फॉर्मूले से, वर्क इज इक्वल टू F इंटू S। हमें करना क्या है, अच्छा आपको याद होना चाहिए कि वर्क F और S के इक्वल है ना, F इंटू S। F आपको याद है हमने कहां पे पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ चैप्टर, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि F होता है m इंटू a, याद है। और S का फॉर्मूला हमने याद है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे पढ़ा था। तो मतलब यहां से हम कुछ S की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगी ना, S की वैल्यू यहां से अगर 2a हटा देते हैं, ठीक है। यहां से आ जाएगी S की ये वैल्यू, F की आ जाएगी ये वैल्यू, F की जगह डालेंगे ma, S की जगह डालेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, और फिर देखते हैं कुछ कटवट करके शायद कोई नया फॉर्मूला आए, ठीक है। आ जाते हैं बच्चे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मुझे इससे कौन सी चीज की वैल्यू चाहिए, s की, तो s क्या आएगा, 2a यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे डिवाइड हो जाएगा,
एस आ जाएगा मेरा ये, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, एफ इक्वल्स एम ए, ये। तो मेरे पास सबसे पहले फॉर्मूला था ये, सबसे पहली इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दिस वाज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस वाज माय सेकेंड इक्वेशन, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। हमें करना क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस है ना, एफ की वैल्यू लेनी है यहां से एम इंटू ए, एस की वैल्यू लेनी है यहां से और इसको वर्क में पुट करना है। अब जब हम वर्क में पुट कर देंगे तो वर्क अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, हमने क्या पढ़ी सबसे पहले लाइन, जो हमारा वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, काइनेटिक एनर्जी में। तो चाहे ये फॉर्मूला W वर्क का था, लेकिन अब जो हमारी आंसर आएगा वो हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। सो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस था, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस था, वर्क की जगह वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस था ना, वर्क की जगह क्या लिखूंगी, काइनेटिक एनर्जी, एफ की जगह क्या लिखूंगी, एम ए, एस की जगह क्या लिखूंगी, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। मेक सेंस है ना। वर्क क्या, अब वर्क किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी, उसी का तो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, एफ की और एस की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिखे बच्चे, हाँ जी। तो हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ की जगह एम ए और एस की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हेयर वी कैन सी ए से ए कट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाती है, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, है ना। बट बच्चे ये ना अपॉन 2 ना ऐसे लिखने की जगह भी प्रेफर कि हम इसको बाहर निकाल दे। अपॉन 2 का मतलब क्या है, 1/2। तो अगर मैं ये 2 यहां से निकाल दूं और इसको यहां लिख दूं, इट्स सेम, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो यहां से हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। फायदा सिर्फ ये हुआ, दोनों वैल्यूज पुट करने से ए से ए कट गया और हमारी काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म्स में आ गई, मास और वेलोसिटी के टर्म्स में आ गई। अच्छा, एक छोटी सी चीज और, काफी बार बच्चों को लगता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी को हमने के ई क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं काफी बार, बट आई सजेस्ट, देखो हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी। एनर्जी कैसे डिनोट होती है, ई से। उस एनर्जी का टाइप निकाल रहे हैं, कौन सा टाइप, काइनेटिक एनर्जी, तो वो नीचे लिखो के। ऐसे ही हम आगे जाके जब एनर्जी निकालेंगे कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, तो नीचे लिखेंगे पी। तो ये थोड़ा लिखने का बेटर तरीका होता है, बिकॉज आपने अभी अभी फिजिक्स इतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ना शुरू करा, बिकॉज 8 तक काफी थ्योरेटिकल थी, तो आप थोड़ा डर जाते हो चीजों से, प्लीज डरना मत। दिस इज अ बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग काइनेटिक एनर्जी, कैपिटल ई और स्मॉल के, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इसी चीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया काइनेटिक एनर्जी का। इसी चीज में क्या हम एक और चीज बोल सकते हैं, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, अगर इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, यानी ये यू स्क्वायर वाला पार्ट ही नहीं होता, तो हमारा फॉर्मूला क्या रह जाता, खाली हमारा फॉर्मूला रह जाता काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सो दोनों ही फॉर्मूले हमें आने चाहिए, क्योंकि काफी बार हमें इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी दी होती है, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और काफी बार हमें सिर्फ एक वेलोसिटी दी होती है, तो सिंपली हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, या फिर अगर हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी हुई, सो वील सिंपली से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मुझे मास पता है और मुझे करंटली पता है कि वो इस वेलोसिटी पे चल रहा है, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया आप इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं क्या कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर टू यू। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity. Mass है 15 kg, एक वेलोसिटी के साथ चल रहा है, कौन सी कितनी वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकेंड,
बिकॉज एक ही वेलोसिटी दी हुई है तो लेट्स कॉल इट v. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, अभी बात कर रहे थे हम. सिंपली फॉर्मूला लगेगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर. ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे 15 इंटू 8, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 15 इंटू 8 इज 120 एंड काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या लेंगे, जूल्स. सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 120 जूल्स. इजी क्वेश्चन. आ जाओ, 3 तरीके के क्वेश्चन करे हमने एंड इट कवर्स मोस्टली ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन योर एग्जाम. A certain force acting on a 20 kg mass, mass क्या दिया हुआ है 20 kg, changes its velocity from 5 to 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उस फोर्स की वजह से वेलोसिटी कितनी हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द वर्क डन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम क्या करते हैं, हम पेपर में जब जाते हैं और ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी तो आपको पता होगा शायद कि काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, पेपर में हम पढ़ते हैं वर्ड फोर्स वर्क, और हम सोचते हैं यार वर्क का फॉर्मूला तो F इंटू एस था, डिस्प्लेसमेंट दी नहीं हुई है, तो आप क्या करते हो काफी बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो और घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हो. सिंपली बात है ना, वर्क निकालना है, लेकिन ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, और जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो हमारा वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है, सो आपको वर्क निकालने से बेटर है आप क्या निकालो, सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी. मास कितना है 20 kg, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v है 2 का स्क्वायर माइनस u है 5 का स्क्वायर. ठीक है, सो आप पीछे वाले क्वेश्चन में दे सकते हो, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ मास दिया हुआ था, वेलोसिटी दी हुई थी, तो हमने फॉर्मूला लगाया हाफ एम वी स्क्वायर. इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 चीजें थी, एक तो वर्क पूछा गया था, बट क्योंकि 2 वेलोसिटीज मेंशन थी तो हमें पता होना चाहिए था कि वर्क का मतलब यहां पर क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. फॉर्मूले में वैल्यूज डाली, हमारी काइनेटिक एनर्जी आई है -210 जूल्स. क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, वर्क नेगेटिव नहीं था, और अगर वर्क नेगेटिव हो सकता है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो नेगेटिव हो सकती है. और अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो एक ऑब्जेक्ट था 5 पे चल रहा था और फोर्स की वजह से वो 2 पे आ गया, यानी फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगा होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी काइनेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव में आ रही है तो दैट इज ओके, परफेक्टली ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पूछे जाते हैं, एंड आई कैन से 95% चांस है कि ये तो आपके पेपर में आता ही आता है. ठीक है, समझते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज 25 जूल्स. तो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हमें कि एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल्स. ठीक है, what will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity increases 3 times? यानी कि एक बार काइनेटिक एनर्जी को डबल करना है और एक बार काइनेटिक एनर्जी को 3 टाइम्स करना है. ठीक है, सो सबसे पहले डबल वाला क्वेश्चन करते हैं. आ जाओ आ जाओ. मास है m, तो वेलोसिटी है v, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना. अगर नई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब आपकी वेलोसिटी क्या हो गया डबल, मास को कुछ नहीं छेड़ा, मास को तो कैसे छेड़ोगे,
उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, डबल। तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, बिल्कुल होगी भैया। वेलोसिटी यानी स्पीड डबल कर दी है तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई फर्क आना चाहिए। देखते हैं कितना फर्क आएगा। पहले काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², अब मास तो m ही लेना है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, नई वेलोसिटी है। नई वेलोसिटी यानी v डैश, नई वेलोसिटी यानी v डैश। नई वेलोसिटी कितनी है, डबल, यानी 2 इंटू वी। तो काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डैश लगा दो, ठीक है। आपने वो मूवी देखी होगी अंदाज अपना अपना, उसमें तेजा था ना, जिसके अंदर मार्क था वो दूसरे वाला था। और एक तो ऐसे ही अगर हम फिजिक्स में किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं कि एक अलग चीज है, तो उसको एक ऐसा मार्क दे देते ताकि पता चले कि भैया ये पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी है और अब ये हम नई वाली काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। सो ये डैश जस्ट रिप्रेजेंट ये करता है कि भैया वेलोसिटी डबल हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ नई आएगी, न्यू आएगी, तो उसके ऊपर डैश लगा दिया है। नई काइनेटिक एनर्जी आई हाफ इंटू एम इंटू v²। नई वेलोसिटी कितनी है, 2 इंटू वी। तो v का स्क्वायर नहीं निकालना बच्चों, किसका स्क्वायर निकालना है, 2v का स्क्वायर निकालना है। तो नई काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, हाफ इंटू मास इंटू 2v की स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 4v²। 2v का स्क्वायर 4v²। अच्छा, एक चीज और प्लीज इस क्वेश्चन में याद रखना बच्चे, बहुत मन करेगा, बहुत मन करेगा ये 4 और 2 को देखकर इनको कट करने का, मत कट करना प्लीज, मत कट करना, ठीक है। एक बार मेरी बात मानना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। इस 4 को बाहर ले जाओ और बाकी को आगे खिसका दो, यानी 4 को बाहर लिख दो और हाफ को एज इट इज लिख दो हाफ, m को एज इट इज लिख दो m, v² को एज इट इज लिख दो। अब ये याद है, ये तो हमारी पुरानी काइनेटिक एनर्जी थी, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ गया, 4, यानी कि नई काइनेटिक एनर्जी पुरानी काइनेटिक एनर्जी, पुरानी काइनेटिक एनर्जी को हम E बोलते थे, कितना गुना है, 4 टाइम्स, ठीक है। तो आपको अब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा कि जिस भी चीज के साथ स्क्वायर लगा हुआ होता है ना, तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो अगर वेलोसिटी 3 गुना होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगी, 9 टाइम्स। तो अगला क्वेश्चन यही है हमारा कि अगर काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। सो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 25 जूल्स। काफी बार क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा बट इसमें दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी थी 25 जूल्स, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 25 जूल्स तो ठीक है, लेकिन 4 गुना होने की वजह से इंटू 4, यानी कि 100 जूल्स, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होती है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन के अंदर चेंज कर लेते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी अगर क्वेश्चन आता कि वेलोसिटी ट्रिपल हुई है, 3 टाइम्स हुई है, तो हम क्या कहते हैं, न्यू वेलोसिटी इज इक्वल टू 3v। तो हाफ m 3v का स्क्वायर करते, 3v का स्क्वायर क्या आता है, 9v²। तो फिर से वैसे तो 9 और 2 कट ही नहीं रहा, 4.5 तो हम लिखेंगे भी नहीं, क्या करना है, इस 9 को बाहर लेकर जाना है, यानी कि जितनी भी पुरानी काइनेटिक एनर्जी थी उसका क्या कर दो, 9 टाइम्स। यानी कि आपको क्या करना है, जो आपकी पुरानी काइनेटिक एनर्जी थी यानी कि 25 जूल्स था, आपको क्या कर देना है, उसको 9 टाइम्स कर देना है और आपकी नई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो आई होप ये टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं कि वेलोसिटी डबल होने से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, वेलोसिटी ट्रिपल होने से काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगी। सिमिलरली वेलोसिटी हाफ होने से एक और चीज भी देखते हैं ना, अगर वेलोसिटी हाफ हो जाती तो वेलोसिटी हाफ हो जाती तो अब हम 1/2v का स्क्वायर करते, 1/2v का स्क्वायर क्या आता, v²/4। फिर से 4 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाता हमारा 1/, ये तो सेम रहता है ना, बाहर क्या आ जाता 1/4, नीचे क्या आ जाता 1/4, ठीक है। सो वेलोसिटी हाफ हो जाती तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स हो जाती, वेलोसिटी 1/3 हो जाती, 1/3 हो जाती तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती, 1/9 टाइम्स, क्योंकि हमें इसका क्या करना पड़ेगा, 1/3 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/9, ठीक है।
सो प्लीज ये क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाए कि वेलोसिटी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो जितना टाइम्स वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 हो रहा है तो 4, 3 हो रहा है तो 9, 1/2 हो रहा है तो 1/4, 1/3 हो रहा है तो 1/9। सो उसका स्क्वायर निकालेंगे और उतना टाइम्स आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। सो आई होप काइनेटिक एनर्जी इज क्लियर। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो हर मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है, और जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें कुछ स्पीड होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा ½ mv² या फिर ½ mv² - u²। एंड देन वी डिड दीज न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी जो हम पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया था, दैट विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object by the virtue of its position और कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसकी पोजीशन चेंज कर दी जाए तो उसके अंदर कभी कभी एक छुपी हुई एनर्जी आ जाती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग पोटेंशियल एनर्जी, आपको कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स सोचने हैं। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं एक हाइट पर लाऊं, ठीक है, एक हाइट पर मैं लाई, इसके बाद अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ तो मैंने इसको छोड़ा तो ये नीचे गिरेगा। यानी कि जब ये, क्या मैंने इसको नीचे फेंकने के लिए धक्का मारा, मुझे फोर्स लगाना पड़ा? नहीं, लेकिन ये अपने आप नीचे गया। यानी कि ये जब इस हाइट पे था तो इसके अंदर एक एनर्जी छुपी हुई थी। कौन सी एनर्जी छुपी हुई थी? पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी लेकिन उसके अंदर क्यों आई? क्योंकि मैंने क्या चेंज करी? उसकी पोजीशन चेंज करी। सेम पेन अगर जमीन पे रखा होता तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, या मेरे हाथ में रखा होता तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी अगर मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ। लेकिन अगर मैं उसी की पोजीशन चेंज करके उसको एक हाइट पे ले आती हूँ तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली आप बहुत सारी जगहों पे पोटेंशियल एनर्जी देख सकते हो। अगर आपके पास एक बलून है, आप उस बलून को प्रेस करो, ठीक है, बहुत तेज प्रेस कर दो कर दो कर दो। जब प्रेस कर रहे हो तो आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। वो सारा वर्क आपका क्या कर रहा है? उस बलून की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक छुपी हुई एनर्जी आ गई है। कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए जैसे अब आप इसको छोड़ते हो तो ये बहुत जोर जोर से मूव करने लग जाता है, इधर उधर फ्लो करने लग जाता है। बट मैंने तो उसको धक्का मारा ही नहीं, मैंने तो उल्टा उसको दबाने में एनर्जी लगाई थी। तो बेसिकली हुआ क्या कि जितना वर्क मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में लगाया, उससे उसके अंदर क्या आ गई? एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो उसके अंदर स्टोर हो गई। तो उसके बाद मुझे वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा ही वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया था, और जब मैंने उसको छोड़ा तो वो इधर उधर मूव करने लगा। मूव यानी कि वो किस में कन्वर्ट होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। सिमिलरली स्प्रिंग से आपने एक टॉय कार को रोटेट किया और आपने उसको छोड़ दिया। जब आप उसको छोड़ देते हो तो वो अपने आप मूव करने लग जाती है। यानी कि मेरे स्प्रिंग रोटेट करने की वजह से उसके अंदर क्या आ गई थी? एक छुपी हुई पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग को रोटेट करना मतलब स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी मैंने, तो उसकी वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सो बहुत सारी चीजों के अंदर क्या होता है? उनकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की वजह से उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जैसे कि बो एंड एरो, अगेन अ वेरी कॉमन एग्जांपल। आप बो और एरो लेते हो, बो के अंदर एरो लेते हो, एरो से को पीछे लेकर जाते हो। पीछे लेके जाने के लिए काफी वर्क करना पड़ता है, लेकिन जितना भी आप वर्क करते हो उसके अंदर स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। एंड फिर जब आप उसको छोड़ देते हो तो उसकी छुपी हुई पोटेंशियल एनर्जी अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी, और वो जोर से आगे चला जाता है। तो सिंपल सी बात ये है कि the energy possessed by an object by the virtue of its position or configuration is known as its potential energy, and potential energy is something जो हम spring, bow and arrow and बहुत सारी चीजों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन हम कौन सी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हमें नहीं पता कि स्प्रिंग को घुमाने से उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई, हम बस थ्योरेटिकली इस बात को समझ चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट तक रेज करा जाता है तो उसके अंदर जो छुपी हुई पोटेंशियल एनर्जी होती है, छुपी हुई एनर्जी होती है, इस पॉइंट पे उसको निकालेंगे हम, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द
ग्राउंड टू अ पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी। फिर से बोला उन्होंने वर्क डन। कहने का मतलब ये है कि जितना वर्क मुझे एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाकर जमीन पे लाने में लगा होगा, तो मेरा किया हुआ वर्क उसके अंदर स्टोर हो गया है। किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन भी फिर वर्क के फॉर्मूले से निकलेगी। सो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड उसको हमने h हाइट तक रेज किया, तो वर्क डन अगर w है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वी नो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हमें पता है फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं s से। करते आए हैं ये डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपल है। आपको बस इतना पता है, बिकॉज अब हम कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करी है अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन विल नॉट बी a, इट विल बी टेकन एज g यानी कि ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लेंगे हम। ठीक है, सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि mg के इक्वल होगा। तो फोर्स की जगह हम क्या डाल देंगे, m इंटू जी। एंड क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, अगर मैं उसको h हाइट तक लाई हूं तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, जितनी हाइट है, और हाइट क्या ली हमने, h। सो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पता होना चाहिए आपको वर्क किस में कन्वर्ट होगा। पिछली बार वर्क किस में कन्वर्ट हुआ था, काइनेटिक एनर्जी में। इस बार वर्क किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। सो आपका फॉर्मूला आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी तो सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स। अच्छा, उससे पहले एक बात, अब वो एक चीज कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं बी। अगर मैं दोनों को रेस करके इस पॉइंट तक ले आऊं, इस पॉइंट तक ले आऊं, ठीक है, इसको भी मैं रेस करूं, लेकिन पहले इधर लेकर जाऊं, फिर राइट लेकर जाऊं, फिर लेफ्ट लेकर जाऊं, फिर घुमा फिर आकर वापस अपनी इधर इतनी हाइट पर लेकर आऊं, तो क्या ए और बी की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी? नो, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है m इंटू जी इंटू एच। सो अगर इन दोनों के मास में कोई फर्क नहीं है, ग्रेविटी एक ही प्लैनेट पे, ग्रेविटी तो सेम ही होगी, और हाइट, यानी हाइट होती है ये, हाइट भी दोनों की क्या है, सेम। सो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड नॉट ऑन द पाथ। जिस पाथ को उसने फॉलो करा उस पर डिपेंड नहीं करती, वी ओनली केयर कि उसने कितनी हाइट तक उसको रेस किया गया है। सो दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। एंड एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा, कुछ बहुत मुश्किल क्वेश्चन इस पे बनता नहीं है हमारे पास। सो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12 kg, is at a certain height above the ground. If the height पे है यानी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। If the potential energy of the object, इस बार पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 480 जूल्स। ग्रेविटी की भी वैल्यू हमें बोला गया है भाई, आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमें। At which the object is with respect to the ground, find the height। आपको निकालना क्या है, हाइट। मैंने जानबूझ के एक बस सिंपल पोटेंशियल एनर्जी निकालने की जगह हाइट निकालने वाला क्वेश्चन दे दिया, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वही करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 480 जूल्स, मास दिया हुआ है हमें 12 kg, ग्रेविटी हमें बोला गया भाई आराम से 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, और हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट कैसे आएगी, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, योर हाइट कम्स आउट टू बी 4 मीटर्स। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका मास इंटू
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, और आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आपकी हाइट आ जाएगी 4 मीटर्स. सो नाउ वी हैव फाइनली कंक्लूडेड वर्क वाला पार्ट. नेक्स्ट वी हैव कवर्ड एनर्जी. एनर्जी में काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल में कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ये. नेक्स्ट हम समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर. सो बेसिकली अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स से ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास जो भी एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, बट हम कोई नई एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. बहुत बार हमें ये बात सच नहीं लगेगी, क्योंकि हमें लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बोलता है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर. यानी कि हम कभी भी एनर्जी को खुद क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि हीट एनर्जी से स्टीम जनरेट होती है, उस स्टीम से टरबाइन मूव होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बनती है, और उस काइनेटिक एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनती है. ये सब हमने कभी पढ़ा होगा बचपन में. इनफैक्ट घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब क्या होता है, बल्ब में हीट जनरेट होती है, लाइट जनरेट होती है, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. सिमिलरली हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि बो एंड एरो को जब मैं पीछे लेकर गई तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जब मैंने छोड़ दिया तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. सो सिमिलरली वी कैन से कि बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती है, बिकॉज एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती. अगर हमें कभी ऐसा लगता भी है कि भैया ये एनर्जी जब इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई तो बाद में तो बहुत कम हो गई थी एनर्जी, तो बची हुई बीच वाली एनर्जी कहाँ गई, तो काफी बार वो एनवायरनमेंट में चली जाती है, किसी ऐसे फॉर्म में चली जाती है जिससे हम उसको वापस ला नहीं पाते या ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन वो एनर्जी रहती है. सो एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हम नहीं कर सकते, ठीक है. सो ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसके बारे में वो आपसे पूछ लेते हैं विद द एग्जांपल ऑफ पेंडुलम, ठीक है. सो पेंडुलम बेसिकली क्या होता है, पेंडुलम ऐसा एक चीज होती है, एक डिवाइस होती है जो यहां से सस्पेंडेड होती है. सो लेट्स सपोज ये होती है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है. तो एक एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट साइड पे होती है, एक एक्सट्रीम पोजीशन राइट साइड पे होती है. तो ये होती है आपकी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, और जो सेंट्रल पोजीशन होती है उसको हम सेंट्रल पोजीशन कह देते हैं या फिर मीन पोजीशन कह देते हैं, ठीक है. बेसिकली होता क्या है, जब हम जो पेंडुलम सस्पेंडेड होता है, जब हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लाकर छोड़ देते हैं, सो एक वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करता रहता है, एक्सट्रीम से मीन से, फिर एक्सट्रीम से, फिर मीन से, फिर एक्सट्रीम. सो वो ऐसे कॉन्टिन्यूअसली मूव करता रहता है. इसका रीजन हम समझ सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से. सो लेट्स से ये यहां पे था, ठीक है, इस पॉइंट पे था, है ना. सो मीन पोजीशन यानी कि बिल्कुल हाइट 0 है, लेकिन जब ये यहां से यहां पहुंच गया तो इसकी हाइट हो गई है ये, ठीक है, इसकी हाइट हो गई है ये, और फिर यहां से फिर ये वापस आया, फिर यहां. सिमिलरली जब वो यहां गया होगा तो भी उसकी हाइट हो गई होगी सेम h, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है, सो यहां पे भी हाइट होगी h. क्लियर है. अब बच्चे, जब एक पेंडुलम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया होगा, यानी कि वो इतनी हाइट पे रेज हो गया होगा, तो उसके अंदर क्या आ गई होगी, हाइट पे आने पे क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी. लेकिन अभी सपोज करो वो रुका हुआ है, ठीक है. सो इनिशियल जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है ना तो वो रुक जाता है. जब वो यहां से यहां भी मूव करेगा ना तो यहां आकर भी एक बार तो वो रुक जाएगा. तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो रुक जाता है थोड़ी सी देर के लिए,
जब भी कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है यानी उसके अंदर मोशन नहीं रहता, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती होगी, 0। सो कह सकते हैं हम कि इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन क्योंकि वो रुक गया है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। फिर वो चलता रहता है, यहां से यहां पहुंचता है। जब वो यहां से यहां पहुंचता होगा तो बच्चे अब तो वो बिल्कुल मीन सेंट्रल पोजीशन पे पहुंच चुका है। सेंट्रल पोजीशन पे आकर उसकी हाइट कितनी हो गई है, 0। हाइट 0 होने का मतलब क्या है, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, 0। बट अब उसके अंदर मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि उसने अपनी स्पीड बढ़ाते बीच में आते वक्त मैक्सिमम स्पीड हो चुकी है, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है उसके अंदर। ठीक है, फिर जब वो और आगे जाता है, वो यहां से यहां पहुंचता है, तो यहां से जब वो यहां पहुंचता है तो वो फिर से एक हाइट पे पहुंचने लग जाता है। उस हाइट पर पहुंचते पहुंचते आपको पता है फाइनल वेलोसिटी फिर से क्या हो जाती है, 0। तो फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचकर फाइनल वेलोसिटी 0, यानी काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो जाती है। लेकिन ये तो अपनी बेस्ट हाइट पे पहुंच चुका है ना, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, क्योंकि ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाती है मैक्सिमम। ठीक है, सो इसी तरीके से जो आपका पेंडुलम है वो ऑसिलेट करता रहता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी कम ज्यादा होती रहती है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, लेट सपोज 100 थी, ठीक है, मैं कहती हूँ कि इस पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 100 थी। ठीक है, इस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 100 थी, तो नीचे आते पोटेंशियल एनर्जी सपोज करो 100 से 80, 80 से 70, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो 100, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, यही बोला ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती गई, लेकिन साइमल्टेनियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती गई। फिर वापस आते जाते मीन पोजीशन पे पहुंचकर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, उल्टा मैक्सिमम हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सम करोगे, उसका सम निकालोगे, इट विल ऑलवेज बी सेम, यानी कभी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया हमने। ज्यादा से ज्यादा क्या करा, पोटेंशियल एनर्जी जब कम होती गई, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती गई। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हुई ऊपर जाते जाते, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना शुरू हो गई। तो सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जब भी हम कहीं पे भी एनर्जी कन्वर्जन्स देखते हैं, तो आप हमेशा ये ऑब्जर्व करोगे कि जो नेट एनर्जी है वो सेम इसलिए रही बिकॉज एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती गई, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। सो दिस पेंडुलम इज एन एग्जांपल दैट सेज कि energy can neither be created nor be destroyed, it just gets converted from one form to another। तभी पेंडुलम जब मैक्सिमम हाइट पे था, तो चाहे उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं थी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी थी, तो धीरे धीरे वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती गई। बीच में आकर बिल्कुल मीन पोजीशन पे आकर अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई होगी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे पोटेंशियल 100 थी, तो अब यहाँ पे काइनेटिक भी 100 हो गई होगी। ठीक है, अब ऊपर आते फिर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी बीच में क्या हो गई, ऊपर आकर क्या हो गई होगी, 100। यानी कि एनर्जी 100 जूल से चली थी, तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, फिर वापस 100, फिर वापस 100। सो वो हमेशा एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ मूव करता रहेगा। ठीक है, दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेम एग्जांपल, सेम कॉन्सेप्ट हम समझते हैं डिफरेंट एग्जांपल के साथ। जब एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली नीचे ड्रॉप किया जाता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड वर्टिकली यानी इट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो अगर हम देखते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नीचे फेंका, ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होती है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे है, इस हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जितनी भी हो सकती थी हो गई होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, लेट्स कॉल इट पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं ए। ठीक है, एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी रही होगी mgh, लेकिन अभी तो मैंने उसको ड्रॉप ही नहीं किया है, तो अभी तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, वो मूव थोड़ी ना कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी रही होगी 0। मेक सेंस।
जब वो नीचे आते 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 किसी बी पॉइंट पे आ गया होगा, यहां पर आ गया होगा, लेट से पूरा आधा रास्ता आया, ठीक है, अगर वो किसी बी पॉइंट पे आया होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ रह गई होगी। क्यों हाफ रह गई होगी? क्या उसका मास चेंज हुआ? नहीं। ग्रेविटी चेंज हुई? नहीं। लेकिन आधी हाइट पे पहुंच गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? हाफ। तो बच्चे अब पोटेंशियल एनर्जी आधी रह गई है, तो बच्ची भी आधी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? इतनी। ये बात का मतलब समझ में आया? ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया 100 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी, आधे रास्ते में आते आते पोटेंशियल एनर्जी आधी रह गई, तो बची हुई आधी क्या बन चुकी होगी? बची हुई आधी क्या बन चुकी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली आप और नीचे आओगे, जब आप बिल्कुल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो अब आपकी हाइट तो हो गई 0, क्योंकि आपने अपनी पूरी हाइट से नीचे पहुंच गए हो, अब तो आपकी हाइट हो गई है 0, हाइट 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई होगी। सी पे आके पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन आपको पता है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मैक्सिमम स्पीड होती है ऑब्जेक्ट में, सबसे ज्यादा स्पीड होती है, क्योंकि एक्सेलरेट करते करते स्पीड बढ़ाते 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 जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड तो उसके अंदर मैक्सिमम स्पीड थी। तो उस पॉइंट पर क्या हम कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी? mgh, बिल्कुल उतनी हो गई होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितनी काइनेटिक एनर्जी है? सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 जूल्स। ठीक है, सो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो आपके पास गिवन है और वो अलग अलग पॉइंट्स पे अगर ट्रैवल कर रहा है, तो अगर मैक्सिमम हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल्स थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, थोड़ा नीचे आके अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 80 रह गई होगी, तो पक्का बची हुई 20 जूल्स किस में कन्वर्ट हो गई होगी? काइनेटिक एनर्जी में। और नीचे आते आते अगर ये 60 रह गई होगी, तो बची हुई 40 किस में कन्वर्ट हो गई होगी? काइनेटिक एनर्जी में। अगर ये 30 रह गई होगी तो 70 क्या बन गई होगी? काइनेटिक एनर्जी। अगर ये 10 रह गई होगी तो 90 क्या बन गई होगी? काइनेटिक एनर्जी। और अगर नीचे आते आते बिल्कुल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 जूल्स। बट अगर आप इन दोनों को सम करोगे, यानी कि एट ऑल द पॉइंट्स द सम ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी, द सम ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी plus kinetic energy will always be same, which is due to which law? Law of conservation of energy, जो कि ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलाकर हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि अगर एक कम भी हो जाएगी तो दूसरी ज्यादा हो जाएगी। रीजन बीइंग, एनर्जी कभी भी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अगर 100 जूल से शुरू हुई थी तो एंड में आते आते भी 100 जूल हो जाएगी, आपको वो कम या ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरी बात आप बच्चों के मन में ये आ जाती है बहुत बार कि मैम चलो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड तो हम समझ गए कि भैया यहाँ पर हाइट थी तो पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन मोशन तो था ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी। नीचे आते 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 हाइट कम होती गई, बिकॉज हाइट कम होती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। सिमिलरली नीचे जाते जाते, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, नीचे जाके ग्रेविटी खींच रही है ना उसको, तो ग्रेविटी क्या करेगी? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, उसको और स्पीड से नीचे की तरफ खींचेगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो ये भी मान लिया। दूसरी बात ये भी मान ली कि भैया जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही बढ़ेगी, बिकॉज एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? अब वो कहते हैं कि भैया जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड तो हम समझ जाते हैं, लेकिन हिट कर गया ग्राउंड पे, फिर कहां गई भैया उसकी पोटेंशियल एनर्जी? तो 0 हो गई। कहां गई उसकी काइनेटिक एनर्जी? अब तो कोई मूवमेंट नहीं आ रही है इसके अंदर। तो क्या होता है बच्चे, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है आसपास की सराउंडिंग में, या तो ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगी, आसपास की एयर में ट्रांसफर हो जाएगी,
वो एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड क्योंकि हम उसको अब स्टडी नहीं कर सकते इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी गायब हो गई है, वो एनर्जी फर्दर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। हाँ, हमने सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लेकर इसलिए पढ़ा है ये टॉपिक बिकॉज दैट इज समथिंग वी कैन ऑब्जर्व। हम तो देख सकते हैं ना, हाइट इज समथिंग वी कैन ऑब्जर्व कि भैया हाइट हाफ हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो गई है। काइनेटिक एनर्जी वी कैन ऑब्जर्व कि भैया ऑब्जेक्ट और नीचे आते आते तो और स्पीड पे आता रहता है, नीचे जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो स्पीड बढ़ाता है अपनी, एक्सेलरेट करता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो ये दो चीजें तो आपको समझनी है। प्लस ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, जो कि मैंने आपको बोला कि सेम है, इसको ही हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम सेम, यानी कि कांस्टेंट। यानी कि कभी भी आप mgh और हाफ mv² का सम निकालोगे ये हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। सो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमने इसमें पेंडुलम का एग्जांपल करा, एंड नेक्स्ट वी डिड पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल। कौन से एग्जांपल के थ्रू? विद द एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगर ऑब्जेक्ट जाता है तो क्या होता है? क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, ऑब्जेक्ट का मास हमें दिया है 40 kg, इट इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स। कितनी हाइट पे राइज करता है वो? 5 मीटर की हाइट पे राइज करता है। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? वेरी इजी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, विच मीन्स 40 इंटू जी, ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 5 2000 जूल्स। सो द पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल से, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल से 5 मीटर की हाइट पे है, तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो कि 5 मीटर पे है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 2000 जूल्स। ठीक है, 2000 जूल्स। और इस टाइम पे उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? जब एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते थे, याद है, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते थे? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते थे क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जब फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है? 0। ये तो हमने दोनों केसेस में देखा था, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर भी हाइट पे पहुंचकर 0 हो जाता है, या फिर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप भी करते हैं तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते थे। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी 0 है, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी ही नहीं है, स्पीड ही नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। बट जैसे जैसे वो नीचे आना शुरू होगा, जैसे जैसे वो नीचे आना शुरू होगा और हाफ वे पहुंच जाएगा, तो हाफ वे पहुंचने पे क्या होगा? क्योंकि ऑल्दो उसकी इनिशियली वेलोसिटी 0 है, लेकिन ग्रेविटी तो उसको खींचेगी ना अपनी तरफ, ग्रेविटी तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, तो ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो एक्सेलरेट करेगा, और साइमल्टेनियसली उसकी हाइट भी कम हो जाएगी। तो हाइट कम होने की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, वो हाफ ही रह गई, लेकिन स्पीड बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये जो आधी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, सो यहां पर आप कह सकते हो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी भी 1000 है। और अगर और नीचे का क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो आपसे, तो सबसे नीचे पहुंचने में जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाती 0 और काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाती? 2000। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो आपको अब इसके अंदर हम देखो बच्चे निकालना हमें इसके आगे है काइनेटिक एनर्जी। उसने बोला है कि अब अगर हम ऑब्जेक्ट को गिरने देते हैं, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी जब वो आधे रास्ते पहुंच गया। अब पूछा तो क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी था, तो हमें लगेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², बट वो नहीं यूज करना हमें, क्योंकि हमें वेलोसिटी दी हुई नहीं है। और हमें कंजर्वेशन, कौन सा लॉ? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चाहे तो आप बच्चे डायग्राम भी बना दो ना साइड में, अगर आपके पास टाइम होता है इतना साइंस के पेपर में टाइम, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड टीचर्स अंडरस्टैंडिंग, यू कैन मेक दिस डायग्राम जस्ट टू एक्सप्लेन कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी,
potential energy will get converted into kinetic energy. So halfway down आने पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, यानी कि 2000 का हाफ विच इज 1000 जूल। क्लियर है ये बात? ठीक है। सो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जा सकता है, और कॉन्सेप्ट वही रहता है हमारा कि जब एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाता है तो मैक्सिमम हाइट पर उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल होती है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिपेंड ही किसी एक फैक्टर पे करती है। कौन से फैक्टर पे करती है? उस ऑब्जेक्ट के हाइट पे, मतलब अगर मास हमें गिवन है तो। लेकिन उस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो। नीचे आते 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 क्योंकि हाइट कम हो जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एंड नीचे आते 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 पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है। तो आप कह सकते हो कि हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम रहती है या फिर मैकेनिकल एनर्जी सेम रहती है। ठीक है। सो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे हमारा। वर्क वी हैव डन, एनर्जी वी हैव डन, नेक्स्ट विल कवर पावर। पावर में बच्चे देखो, पावर होता क्या है? पावर बाय डेफिनेशन बोला जाता है इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। बट आप एक बात को समझो कि पावर क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने भी एक ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर रखा और मेरे फ्रेंड ने भी एक ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर रखा, लेकिन वो उसके अंदर ज्यादा, वो बहुत मस्कुलर था और उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो उसने फटाफट उस ऑब्जेक्ट को उठा लिया और मुझे उसी को उठाने में ज्यादा टाइम लगा। ठीक है। सो आप क्या कहोगे कि क्या हम दोनों ने इक्वल वर्क करा? बिल्कुल इक्वल वर्क करा, क्योंकि अभी तक हमने क्या बोला है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर उठाया जाता है तो वर्क सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? उस ऑब्जेक्ट के मास पे। मास तो दोनों का सेम था। ग्रेविटी पे, ग्रेविटी तो हम दोनों एक ही प्लैनेट पे, अर्थ पे, ग्रेविटी हमारी सेम है। तीसरी चीज पे डिपेंड करता है हाइट पे, और मैं कह रही हूँ भैया दोनों ने सेम हाइट पे उठाया। टाइम का तो कभी हमने जिक्र ही नहीं करा कि भैया दोनों को करने में टाइम कितना लगा। सो पावर वो फिजिक्स का टर्म है जिसके अंदर हम ये तो देखते हैं कि कितना वर्क करा गया, लेकिन ये भी देखते हैं कि वो वर्क कितने टाइम में करा गया, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। सो पावर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप वर्क की जगह एक और चीज भी है ना, एनर्जी, यानी कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई या कितना काम किया गया। दोनों चीजें, चाहे वर्क देखो या एनर्जी देखो, दोनों को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वील गेट टू नो कि उस चीज की पावर कितनी थी। ठीक है। सो पावर का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम सिंपली W लिख देते हैं, एंड ये जेम्स वॉट के ऑनर में इसको सिंबल दिया गया है। अच्छा, अब बच्चे मैंने आपको बताया 1 न्यूटन, 1 जूल। अब हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? 1 वॉट। ठीक है। ये भी डिफाइन कहां से होगा? इसके फॉर्मूले से होगा। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है। सो पावर की यूनिट है वॉट, तो 1 वॉट कितनी पावर होगी जब वर्क कितना करा जाएगा? 1 जूल का, और उसको करने में टाइम कितना लगेगा? 1 सेकेंड का। ठीक है। सो 1 वॉट का मतलब होता है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकेंड। हर सेकेंड में अगर 1 जूल का काम किया गया तो उसके अंदर पावर कितनी थी? 1 वॉट की। ठीक है। अब वॉट एक ऐसी टर्म है जो आपने बहुत बार सुनी होगी बल्ब्स के केस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के केस में। ठीक है। सो दिस इज पावर। पावर एक ऐसा टर्म है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत यूज आता है। तो हम 10th में तो इसे और भी अच्छे से और इलैबोरेटिवली करने वाले हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई कितना काम किया जा रहा है कितने टाइम में, दैट डिफाइंस योर पावर। ठीक है। अच्छा, अब वर्क और एनर्जी दोनों के टर्म्स में पावर की डेफिनेशन दे सकते हैं हम ये भी बोल सकते हैं कि जब 1 जूल का काम करा गया, वर्क करा गया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम हुई। ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के केस में। ठीक है। उसके अंदर देखो वर्क होता है, जब मैं वर्क हम तब बोल सकते हैं
कि जब मैं दो ह्यूमन बीइंग्स का वर्क कंपेयर कर रही हूँ, दो ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं उनका वर्क कंपेयर कर रही हूँ, दो कार का वर्क। अभी हम अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करें तो वहां पे वर्क नहीं, हम क्या टर्म लेते हैं, एनर्जी। ठीक है, बट वर्क और एनर्जी सेम चीज है, हमें पता है वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी होती है तभी हम वर्क कर पाते हैं। तो चाहे आप यहाँ पर वर्क अपॉन टाइम लिखो या फिर आप इसको एनर्जी अपॉन टाइम लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, बट आई होप इसके बाद हमें क्लियर है कि अगर हमें 1 वॉट लिखना है तो 1 वॉट इज 1 जूल पर 1 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद किलोवाट, आपको पता है किसी भी चीज में किलो लगा दें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट इज एवरेज पावर। व्हाट इज एवरेज पावर? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर हमें किसी की एवरेज पावर निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि उस पूरे ड्यूरेशन में उसने कभी कम एनर्जी, कभी ज्यादा एनर्जी, कभी कम एनर्जी, कभी ज्यादा एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाल ले और टोटल टाइम से डिवाइड कर दे, दैट इज योर एवरेज पावर। एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको यह आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनर्जी का एक और फॉर्मूला। देखो बच्चे, टेक्निकली हमारा चैप्टर में यही फॉर्मूले हैं। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला था F इंटू एस। ठीक है, सबसे पहले यहीं से शुरू करा था, वर्क पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कंडीशन ऑफ वर्क से शुरू करा था चैप्टर। फिर हमने कहा था कि भैया ये वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है, यही वर्क एनर्जी होता है ना, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हमने कहा कि अगर यही वर्क मूवमेंट में चला यूज हो जाए तो इट विल बिकम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यही वर्क किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचाने में यूज हो जाए तो देन इट विल बिकम पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने इनके फॉर्मूले पढ़े। हमने पढ़ा कि भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यही फॉर्मूले पढ़े अभी तक हमने। फिर हमने अभी बस एक नया फॉर्मूला पढ़ा है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पावर को डिफाइन कर रहे हैं। तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, सो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, अब बच्चे इन्हीं को यूज करके एक और फॉर्मूला बनता है, इन्हीं बातों को यूज करके हमने बोला पावर है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, पावर है वर्क डन अपॉन टाइम। और मैं बार बार बोल रही हूं कि भैया वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है, तो यानी कि ये वर्क की जगह एनर्जी हो सकता था, है ना। पावर था वर्क डन अपॉन टाइम और हम बार बार बोल रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं इस बात पे कि भैया एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। जो हमारी एनर्जी होती है वो किसी काम में कन्वर्ट होती है या फिर हम जो काम करते हैं वो किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो भैया वर्क की जगह एनर्जी लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन जाता हमारे पास एक और, कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो ऑल्दो ये इन्हीं फॉर्मूला से हमारे पास आता है, बट बिकॉज आगे जाकर ये फॉर्मूला हमें बहुत बार यूज करना है एंड एनर्जी के जितने भी क्वेश्चंस हमारे 10th में होंगे उसमें हम बार बार पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। आ जाए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट 2024 के जो एग्जाम है उसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक हटा दिया गया है सिलेबस से, मैंने वो भी इस वीडियो में डाला है, वो लास्ट स्लाइड में आएगा आपके पास। बट अभी के लिए हमारे बस 2 क्वेश्चंस हमें और करने हैं और हमारा सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स, सारे डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, सब कुछ यूनिट्स, बिकॉज इस चैप्टर में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जूल की डेफिनेशन, 1 वॉट की डेफिनेशन, वी हैव कवर्ड इट ऑल। ठीक है, आ जाओ बच्चे। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। तो हमारे पास 2 गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, दोनों का वेट सेम है, 400 न्यूटन है। क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर्स, और वो दोनों ही सेम हाइट चल रही हैं, 8 मीटर की हाइट पे पहुंची है वो। वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए, लेट्स कॉल वन गर्ल ए एंड अनदर गर्ल बी। गर्ल ए टेक्स 20 seconds while girl B takes 50 seconds. ठीक है, टू कंप्लीट दिस टास्क व्हाट इज द पावर, हमें निकालना क्या है, पावर निकालनी है। आ जाते हैं बच्चे, वेट दोनों का सेम है, वेट इज इक्वल टू 400 न्यूटन्स, और हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या है, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था, वेट होता है m इंटू जी।
ठीक है, यहां पर भी वेट क्या है 400 न्यूटन्स, दोनों का वेट सेम है और दोनों ने सेम हाइट ट्रैवल करी है, यानी कि दोनों ने हाइट भी कितनी ट्रैवल करी है 8 मीटर्स। ठीक है, सो दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस और हमें निकालनी क्या है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज नॉट वर्क, दिस इज वेट। अगर आपको लगता है कि आप आगे जाके कंफ्यूज हो सकते हो तो यहां पर ना पहले ही पूरा लिख देना वेट। छोटे बच्चे हो यार, अभी आपने न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर रहे हैं तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां कर सकते हो आप लोग, इसलिए आई डोंट वांट कि आप वो सब करो। आ जाओ बच्चे, वेट दिया हुआ है, एमजी दिया हुआ है, अब बच्चे पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला होता था वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये वही तो एग्जांपल हो गया जो मैंने अभी आपको बोला कि भैया दो चीजें सेम वेट की, सेम ऊपर सेम हाइट तक लेकर आई गई, लेकिन एक बंदे ने वो करने में ज्यादा टाइम लगाया, एक बंदे ने करने में कम टाइम लगाया। फिजिक्स को छोड़ो, कॉन्सेप्ट्स को छोड़ो, बट एक नॉर्मल सी बात है, आप क्या बोलोगे किसमें ज्यादा पावर है। अभी मैंने क्या बोला कि जो फ्रेंड ज्यादा मस्कुलर था वो जल्दी ले आया और मुझे ज्यादा टाइम लगा, तो यानी कि जिसने टाइम कम लगाया होगा उसमें पावर क्या होगी ज्यादा। तो आप मानते हो कि एक गर्ल की पावर ज्यादा आनी चाहिए क्योंकि उसने टाइम कम लगाया है, सिर्फ 20 सेकेंड्स लगाया है, ठीक है, तो उसकी पावर क्या आनी चाहिए ज्यादा। देखते हैं अभी, ठीक है, तो निकालते हैं। अब पहली बात, दूसरी बात वर्क निकालना है। जब भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर उठाया जाता है तो वो कितना वर्क करता है, वो वर्क करता है mgh, चाहे आप इसको पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से समझ लो या वर्क के कॉन्सेप्ट से समझ लो, दोनों ही केसेस में एक ही बात है, हमें क्या करना होता है फोर्स, फोर्स कितना है जितना उसका वेट है। ठीक है, तो m इंटू जी, m इंटू ए की जगह हम क्या लेंगे m इंटू जी, तो वो तो हमें दिया हुआ है mg। ठीक है, ये वाला पार्ट तो गिवन है ना 400 न्यूटन्स, और h यानी कि हाइट, हाइट, और t यानी कि टाइम। तो आपको क्या करना है mg, mg वाला पार्ट हमें दिया हुआ है 400 न्यूटन्स, हाइट हमें दी हुई है 8 मीटर्स, टाइम हमें दिया हुआ है 20 सेकेंड्स, 160 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, चलो हाँ जी, नेक्स्ट में भी पावर निकालनी है। पावर फिर से क्या होगा वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन फिर से क्या होगा mgh अपॉन टाइम। बच्चे आई होप आपको क्लियर है कि वर्क हमने mgh क्यों लिया है, इस बात को एक बार समझ लेते हैं। देखो आपके पास दो चीजें आ सकती है मन में, आप सिंपल समझ सकते हो कि वर्क का मतलब एनर्जी होता है और जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर जाता है तो हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी होती है m इंटू जी इंटू एच। अगर आपको ऐसे याद नहीं आता, आपको वर्क का फॉर्मूला याद आता है, तो वर्क भी तो क्या आता है F इंटू एस। ठीक है, एस तो ठीक है हाइट होती है, और फोर्स, फोर्स जब भी अगेंस्ट द ग्रेविटी आप जाते हो तो ऑब्जेक्ट का वेट, वेट ही तो उसका फोर्स होता है। ठीक है, सो वेट क्या होता है m इंटू जी, तो आप फोर्स की जगह बच्चे m इंटू ए लगाते ना, ए की जगह अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो जी लगाओ। ठीक है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे हमने mgh क्यों लगाया। आ जाओ सेम चीज करेंगे, मास कितना है mg कितना है, mg हमारा 400 न्यूटन्स, हाइट तो हमारी सेम ही है 8 मीटर्स, टाइम हमें लगा 50 सेकेंड्स, 64 वॉट। हाँ जी, गर्ल ए में कितनी पावर है, गर्ल ए में 160 वॉट की पावर है, गर्ल बी में कितनी पावर है, इन द सेंस कि उसने उस स्टोन को उठाने के लिए कितनी पावर लगाई, उसने लगाई 160 वॉट की पावर, उसने लगाई 64 वॉट की पावर। सो ऑब्वियसली जिस लड़की को टाइम कम लगेगा सेम काम करने में, जो बच्चा टाइम कम लगाएगा यानी उसकी पावर क्या है ज्यादा, और जो कम टाइम लगाएगा उसकी पावर ज्यादा है, तो जो ज्यादा टाइम लगाएगा उसकी पावर क्या होगी कम। एंड ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि यही आंसर आना चाहिए था कि भैया जिसने टाइम कम लगाया है उसकी पावर ज्यादा आनी चाहिए थी। ठीक है, सो बेसिकली हमने पावर का कॉन्सेप्ट बच्चों पढ़ा ही इसलिए, अगर आप देखोगे हमने पावर का कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ा है कि भैया अगर दो ए और बी वही सेम वर्क करें, लेकिन अगर जो कम टाइम लगाएगा
उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा, ठीक है, और जो ज्यादा टाइम लगाएगा उसकी पावर क्या होगी, कम। सो पावर क्या दिखाता है हमें कि कितना वर्क करा गया कितने टाइम में, ठीक है। आ जाते हैं बच्चों, we have covered mostly all the type of questions that can come in your exam, like basic NCERT level के questions तो हमने सारे conceptually तो सारे cover कर लिए हैं। A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds, ठीक है। चलो मास दिया हुआ है, ग्रेविटी भी हमें बताया हुआ है, भाई आप 10 ले सकते हो। staircase of 45 steps in 9 सेकेंड्स, 45 सीढ़ियां चढ़ी उसने 9 सेकेंड में, और हर एक सीढ़ी है आपकी 15 सेंटीमीटर की। तो बच्चे अगर आप 45 सीढ़ियां 15 सेंटीमीटर की चढ़ते हो तो 15 कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 45 टाइम्स। सो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा आपका, ऑब्वियसली अगर एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की और ऐसे 45 सीढ़ियां चढ़ी है मैंने, तो 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, दिस इज 675 सेंटीमीटर, ठीक है, 675 सेंटीमीटर आएगा ये। लेकिन ऑब्वियसली यूनिट सेंटीमीटर है, और हमने मोशन चैप्टर से देखा है कि भैया सेंटीमीटर को कन्वीनियंटली मीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, वरना ऐसा यूनिट में घपला हो जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस आपका 675 सेंटीमीटर है, मीटर्स यानी कि 6.75 मीटर्स लिख लो आप इसको। आगे बच्चे हमारे पास, नाउ वी हैव द डिस्टेंस, we have the time, we have the gravity, we have the mass, और अभी अभी हमने देखा था, ये हाइट ले लो ना इसको, अभी अभी हमने देखा था कि हमें क्या निकालना है, पावर, फाइंड इज पावर, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। और फिर से ये बच्चा स्टेयर्स चढ़ रहा है, यानी वर्टिकली ऊपर जा रहा है, वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो वर्क क्या होगा, mgh, अभी पिछले क्वेश्चन में भी करा था, अच्छा हटा दिया वो मैंने, वो क्या होगा, mgh, मास कितना है 50, ग्रेविटी 10, हाइट है 6.75 मीटर्स, टाइम है 9, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी योर 75, ठीक है, 375 वॉट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दे दिया जाए कि भैया इतनी स्टेप्स चढ़ी और हर एक स्टेप की हाइट दे दी जाए, तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल बेसिक 6-7 क्लास की मैथ्स है, आपको क्या करना पड़ेगा, भाई जितनी सीढ़ियां हैं इनटू हर एक सीढ़ी की हाइट, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में आई है वैल्यू, तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज वर्क, पावर, सबकी यूनिट्स जो ऐसा यूनिट्स है वो हमारी सही नहीं आएगा हमारा आंसर, ठीक है। सो द पावर कम्स आउट टू बी 375 वॉट। दिस इज द लास्ट टॉपिक, ऑफिशियली 2024 के पेपर में नहीं आता, आना चाहिए, बट अगेन बिकॉज ये 10th के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हमें करना भी जरूरी है, ठीक है। एंड काफी स्कूल्स में दे भी देते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा अभी हमने देखा था, याद है, हमने बोला था कि भैया एनर्जी को हम बड़ा कन्वीनियंटली पावर इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, है ना, अच्छा हो जाता है ना, एनर्जी को पावर इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। तो अगर एनर्जी पावर इनटू टाइम है, तो आप ध्यान से देखना, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स, ठीक है। बट बच्चे देखो, ये जो 1 जूल तो बड़ा अच्छी बात है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जब तक हम राम शाम मोहन सोहन की पावर और एनर्जी वगैरह निकाल रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके केस में हम इतनी छोटी सी एनर्जी की यूनिट से काम नहीं चला सकते, ठीक है। सो हमें हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके अंदर जो यूनिट होती है ना एनर्जी की, दैट इज नॉट इन जूल्स, दैट इज दिस किलोवाट आवर। किलोवाट आवर कैसे बनी यूनिट, किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, वॉट की जगह क्या लिया है इन्होंने, किलोवाट, और सेकेंड्स की जगह क्या लिया है, आर, ठीक है। अब ऑब्वियसली
किलोवाट में कितने वॉट होंगे? 1000 वॉट्स। 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होंगे? 3600 सेकेंड्स होंगे। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा आपका बच्चे 36 लाख जूल्स है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। यानी कि जूल्स की जगह हम कौन सी एनर्जी की यूनिट यूज करते हैं? किलो वॉट आर। ठीक है, एंड 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बिकॉज आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हमारे घरों में यूज होती है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो इसी यूनिट में आता है, किलोवाट आवर की यूनिट में आता है। आपका अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को कभी देखना, उसके अंदर आपको लिखा होगा 8 यूनिट। हम काफी बार रीडिंग पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हम यूनिट देख रहे हैं, कितनी यूनिट का बिल आया है। तो यूनिट का मतलब उधर क्या होता है? द वर्ड यूनिट दैट इज यूज्ड, दैट यूनिट इज किलोवाट आवर। ठीक है, सो here we conclude our chapter work and energy. ठीक है, here we conclude our chapter work and energy. So I hope this whole lecture will help you a lot. And आपको इस वीडियो को देखने के बाद for sure कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो डू लेट मी नो कि आप इसके अलावा कौन से चैप्टर की वीडियोस देखना चाहते हैं, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं पर्टिकुलरली जो आपको परेशान करते हैं, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज सून एज पॉसिबल।